नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन अध्ययन में। तो कैसी चल रही है तैयारी? पढ़ाई लगातार चल रही है ना? क्योंकि हमारी तैयारी तो पूरी हो चुकी है। आपके क्लास लगातार हमारे एचएन अध्ययन ऐप पर चल रहे हैं और साथ ही हमने प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, हिंदी साहित्य का रोज़ प्रैक्टिस सेशन आपको YouTube पे और ऐप पर दोनों जगह आपको रोज़ शाम को 7 बजे मिल जाएगा। ठीक, साथ ही जीएस सेक्शन, जो बच्चे जीएस की क्लास कर रहे हैं वो ऑलरेडी जानते हैं। मैं सबको बता दूं, जीएस का भी हम प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं, सेशन शुरू कर रहे हैं, जो आपको 2 बजे मिलेगा। ठीक है, तो 2 टाइम दिन भर में आप निकाल लें। 2 बजे आपको जीएस सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये लाइव, प्रीमियम या रिकॉर्डिंग तीनों फॉर्म में आपको रोज मिल सकता है और शाम को 7 बजे। ठीक है, आपको हिंदी का दोनों का हम प्रैक्टिस कराएंगे। कुछ चुनिंदा प्रश्न को रोज लेकर के आएंगे और आपको सॉल्व कराएंगे, साथ में उसके रिलेटेड पूरे तथ्यात्मक जानकारी भी आपको मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी है इस समय प्रैक्टिस करना। हमारा जो काम है प्रैक्टिस का स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमारे काम के साथ साथ अब आप भी तैयारी दुगनी स्तर पे शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य की तैयारी हम करा रहे हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्लास और बाकी क्लास जो है रेगुलर क्लास तो आपको एचएन अध्ययन ऐप पर ऑलरेडी चल रही है। कौन कौन सी क्लास चल रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूपीएचएससी और यूपीजीडीसी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा बैच हमने चलाया है, जिसमें यूपीएचएससी और यूपीजीडीसी हमने खास तौर पे हम इसको ध्यान दे रहे हैं। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक यूनिट के हिसाब से आपकी पूरी क्लास हो रही है, आपको नोट्स मिल रहा है और साथ में यूपीपीजीटी हिंदी साहित्य, यूपीएचएससी हिंदी साहित्य और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य का पूरा जो जिम्मेदारी है वो आपके साथ साथ हमने भी ले रखा है। ठीक, उसके साथ साथ जीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का सेपरेट जीएस बैच भी हमारी एचएन अध्ययन ऐप पर चल रहा है। उसके लगभग क्लासेस जो हैं वो हो चुके हैं। आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस सभी वहाँ पे मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा और साथ में प्रैक्टिस सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं आप भी और तैयारी कर रहे हैं थोड़ी बहुत हम भी आपके लिए, तो मिलकर प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। कल हमने 10 प्रश्न तक सॉल्व कर लिया था। सभी प्रश्नों की तथ्यात्मक जानकारी के साथ हमने उसको सॉल्व किया है और अब हम आज स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 11 से। ठीक, प्रश्न है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी ही स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। यह जो कथन है, इस पंक्तियों के लेखक कौन हैं? ठीक है, पूछ रहा है कि इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो कौन हैं। बड़ी चर्चित पंक्ति है और इम्पॉर्टेंट भी है, जो कि पूछा जा चुका है। ये ऑलरेडी परीक्षा में, मैंने कल भी कहा था किस परीक्षा में पूछा गया है ये आप जरूर बताएं। तो प्रश्न संख्या 11, इस प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्तियों के लेखक कौन हैं? विकल्प दिया है आपके सामने। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी आपका बालकृष्ण भट्ट और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो अगर आपको समझ में आ रहा है हिंदी, अच्छी हिंदी, मैं गैस दे सकती हूँ कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये अच्छी हिंदी लिखते हैं, अपने समय की सबसे अच्छी हिंदी लिखने के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं और थोड़ा विवादों में भी रहे हैं। गेस मैंने दे दिया है, हिंट दे दिया है, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो। नहीं, अगर भी समझ में आ रहा है तो मैं बताती हूँ, इसका आंसर होगा बी बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिव शंभू के कच्चे चिट्ठे। ठीक है, के कच्चे चिट्ठे। यह पूरा एक निबंध संग्रह भी है।
बड़ा निबंध संग्रह है, इसमें लगभग 15-16 निबंध हैं। ठीक है, इसी निबंध संग्रह के इसी निबंध से ये जो पूरा आपका पंक्ति है वो लिया गया है। शिव शंभू के चिट्ठे के बारे में कहा जाता है कि ये उस समय जो तत्कालीन पत्रिका थी भारत मित्र, ठीक है, भारत मित्र में यह पहली बार प्रकाशित हुआ था। शिव शंभू के बारे में ही कहा जाता है, बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा जाता है कि बाल मुकुंद गुप्त अच्छी हिंदी लिखने के लिए प्रसिद्ध है। और एक और विवाद है, द्विवेदी जी के साथ जो विवाद हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एमपीडी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझिएगा, एमपीडी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सॉरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ जो विवाद हुआ था अस्थिरता और अनस्थिरता को, ठीक, वो विवाद जो है वह बाल मुकुंद गुप्त जी के साथ ही हुआ था। वो कहानी का डिस्कशन हम लोग करेंगे, अगला जब प्रश्न आएगा नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे तो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम जान रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। 1903 के लगभग यह भारत मित्र में पहली बार शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं वो प्रकाशित होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसे ही किताब पढ़ो। यह कथन किससे संबंधित है या किस निबंध से संबंधित है? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है ये। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो निबंध है वो आपके ऑलरेडी सिलेबस में भी लगा हुआ है, इसलिए निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ विकल्प आपके सामने दिए हैं, क्या है? वैष्णवता और भारतवर्ष। आप भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक, बात क्या की जा रही है? भाइयों अब तो नींद से जागो और अपने देश की सब प्रकार से उन्नति कैसे हो इसके बारे में, तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो। थोड़ा तो आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा, देखो कभी कभी हम प्रश्न में ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं तो प्रश्न गलत हो जाता है। जब तुम ओवरऑल पढ़ो, कभी कभार इस तरह के जो तुक्के होते हैं ना वो भी सही होते हैं। अगर आपको ये पता है तो ठीक है, यदि नहीं पता है तो भी आप गैस कर सकते हैं। मैं इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, आप पहले गैस करो। ठीक है, इसका सही जवाब है सी, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का बड़ा प्रसिद्ध निबंध है, 1884 के लगभग ये निबंध आता है। ठीक है, आपको पता है 1884 में ये निबंध आता है और उसके बाद एक वर्ष बाद भारतेंदु जी की मृत्यु हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट निबंध है ये। ठीक है, भारतेंदु जी का भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, इसलिए ये निबंध तो पूरा जरूर पढ़ लें, क्योंकि पंक्तियां पूछी जा रही हैं, पूछी जा भी सकती हैं आगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। श्रद्धा ग्रहण करने की एक विधि होती है। श्रद्धा ग्रहण करने की एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धे ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? भाषा कैसी है? ठीक है, सबसे पहले समझ में आना चाहिए क्या किया जा रहा है। सीधी सपाट बयानी है? नहीं। कैसी है भाषा? थोड़ी कटाक्ष है, थोड़ा व्यंग्य है। यह पंक्ति से ही समझ में आ रहा है। वैसे तो समानता बड़ी आसान पंक्ति आपको समझ में आएगी। और विकल्प आपके पास क्या है? ए श्रद्धा और भक्ति, बी आचरण की सभ्यता, सी विकलांग श्रद्धा का दौर और डी धर्म और समाज। तो कैसी है ये पंक्ति? थोड़ी सी कटाक्ष की गई है, थोड़ा सा व्यंग्य किया गया है। और व्यंग्य के मामले में कौन प्रसिद्ध है अगर निबंधों की बात की जाए तो? इसका सही विकल्प क्या होगा?
आप जवाब दें, तब तक मैं बता रही हूं। 13 का सही जवाब है सी, विकलांग श्रद्धा का दौर। लेखक है इसके हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई अपने समय के बड़े अच्छे व्यंग्यकार हैं। इनके कई सारे व्यंग जो हैं वो सीधे सीधे प्रसिद्ध हैं, और ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए और महत्वपूर्ण है। देखो पंक्ति सीधे सीधे उठा करके दे रहा है, इसलिए ये सारे निबंध जो हैं वो आप लोग प्रॉपर पूरा पढ़ जाइए। ठीक है, ये इनके निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर है, उससे पंक्ति ली गई है, जो कि लगभग 1980 के लगभग ये निबंध जो है वो प्रकाश में आता है। अच्छा निबंध है। सामाजिक रूढ़ियां या सामाजिक मान्यता किस प्रकार से कार्य करती हैं, समाज में जो व्यवहार होता है वह किस प्रकार से हो रहा है, उस पे ये निर्धारित है, और इसको साहित्य अकादमी भी मिला है। इस निबंध पर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी हिंदी का प्राप्त हुआ है, 1980 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसलिए ये और महत्वपूर्ण है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? विकल्प हैं आपके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी डॉक्टर नामवर सिंह। देखो इस प्रश्न में क्या देखोगे आप, यह प्रश्न जो है वो कैसा है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, मतलब उपयोगितावादी दृष्टि क्या है, इसमें आपको दिखाई देगी उपयोगितावादी दृष्टि है। और अगर आप आलोचकीय दृष्टि को देखें तो परंपरावादी दृष्टि, उपयोगितावादी दृष्टि और ललित दृष्टि किसकी है? विकल्प में आप तुरंत कर लेंगे। सही जवाब क्या है 14 का? मैं बता रही हूं, इससे पहले आप जरूर बताएं। 14 का सही विकल्प हो जाएगा, सही आंसर है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कैसे निबंध होते हैं? थोड़े ललित निबंधकार हैं ये। इनकी जो निबंध है वो परंपरावादी है और साथ में उपयोगितावादी निबंध भी है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प, सही जवाब हो जाएगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला है, कुत्ते की आवाज। ये जो रचना है कुत्ते की आवाज किस कृति में संकलित है? ठीक है, कुत्ते की आवाज किस कृति में संकलित है? मेरा परिवार, अकेला मेला, ऋण जल धन जल, चीड़ों पर चांदनी। आपके लिए गैस है कि ये छोटी विधा है और नई विधा है। ठीक है, कुत्ते की आवाज ये एक रिपोर्टाज है। ठीक है, इतनी सारी गैस जो है वो मिल गई आपको। क्या है, अब आप इसमें से देखें, क्या कुत्ते की आवाज किस रिपोर्टाज जो है वो किस कृति की रचना है? ए मेरा परिवार, बी अकेला मेला, सी ऋण जल धन जल और डी चीड़ों पर चांदनी। इसमें से रिपोर्टाज कौन है? सी ऋण जल धन जल। उसके अलावा मेरे परिवार जो है संस्मरण है, चीड़ों पर चांदनी भी आपका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? ऋण जल धन जल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज शैली में लिखा गया पूरा है। उसी में ये जो कृति है ये आपकी इसमें संग्रहित है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, वृक्ष और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? ठीक है, वृक्ष और एक उदास नगर, बात की जा रही है कि जो ये उदास नगर है, आपने अगर रचना पढ़ी हो तो उसमें जो लेखक है वह नई जमाने का लेखक है, नई कह सकते हैं नए क्रांति के समय का लेखक है। इसकी आप विकल्प देखें, ए सुधिया उस चंदन के वन की, बी याद हो कि न याद हो, सी चीड़ों पर चांदनी और डी अपनी खबर।
हिंट मैं आपको दे रही हूं कि ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, क्या है ये? एक यात्रा वृत्तांत है। अब आप थोड़ा सा आसान हो गया प्रश्न को करना। क्या है? सुधिया उस चंदन के मन की, ये एक संस्मरण है। याद हो कि ना याद हो, यह भी एक संस्मरण है। और अपनी खबर, ये क्या है? ये आपका आत्मकथा है। चेड़ों पर चांदनी, ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत किसका है? आपके निर्मल वर्मा का। ठीक है, 1962 में आता है। ठीक है, निर्मल वर्मा का चूड़ों पर चांदनी और बेख्तर उदास नगर शीर्षक इसी पुस्तक के अध्याय में दिया हुआ है। ठीक है, चूड़ों पर चांदनी में ये उन्होंने पूरे एक अपनी यात्रा का वर्णन किया है कि किस प्रकार से पहाड़ जो हैं वह निर्मल वर्मा को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? फिर महत्वपूर्ण रचना, हिंदी साहित्य की बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, जो कि आप हर जगह के सिलेबस में, जितनी भी अन्य विधाओं को छोड़ दिया जाए, जो अन्य विधाएं हैं उसमें ये रचना जो है वो हर जगह के सिलेबस में होती है। कौन सी? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा क्या है? यह एक जीवनी है। ठीक, जो कि विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। किसके ऊपर लिखी है? शरद चंद्र के ऊपर। ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर इन्होंने लिखी है आवारा मसीहा जीवनी। बड़ी फेमस जीवनी है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय क्या है? आपके बंगला बड़े राइटर हैं, उसके ऊपर लिखी है। लगभग 1974 में ये जीवनी आती है आपकी। ठीक है, महत्वपूर्ण जीवनी। पूछा है सवाल क्या, और कितने भाग में पूरी जीवनी, जो जीवनी है वो 3 भागों में पूरी विभाजित है। जीवनी की बात करें तो पहला है दिशाहारा। ठीक है, दूसरा है दिशा की खोज। ठीक है, और तीसरा है दिशांत। ठीक है, ये पूरी जो जीवनी है वो 3 भागों में है। 1974 में आई है। लेखक इसके विष्णु प्रभाकर हैं। किसके ऊपर लिखी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में लिखी है। इतने सारे फैक्ट है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है। पूछा क्या है? लिखने में कितने वर्ष का समय लगा? ठीक है, हिंट, उतना ही समय लगा जितना वनवास मिला था। सही जवाब आपका ए विकल्प जो है वो 11 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 14 वर्ष। सही जवाब होगा डी 14 वर्ष। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट कृति है और बहुत इंटरेस्टिंग है। फुर्सत मिले तो जरूर इसको पढ़ लें। आते हैं अगले प्रश्न पे। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की और भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? भाषा विज्ञान का इंपॉर्टेंट प्रश्न। हमारे हिंदी में भाषा विज्ञान का जो इतिहास है वो सबसे पुराना है, और कहा जाए तो भाषा का जो इतिहास है इसमें अगर आप जानोगे तो ज़्यादातर पाश्चात्य विद्वानों ने बड़ा बढ़ चढ़ के कार्य किया है। ठीक है, पूछा है कि आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान किसने आकृष्ट किया? विकल्प है आपके ए विलियम जोन्स, बी ग्रियर्सन, सी बीम्स और डी हार्नले। सही विकल्प क्या है आपका? ए विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी, और इसी के जरिए उन्होंने हिंदी भाषा के मूल जो क्या होता है, हिंदी भाषा के या आर्य भाषा के तरफ ध्यान आकर्षित किया था। यहाँ पे और 2 नाम है। ग्रियर्सन ने हिंदी के लिए बहुत कार्य किया है, खासकर हार्नले को हम किससे जानते हैं? हिंदी भाषा का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण है ना शुरुआत का, उसके लिए हार्नले भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 18। विलियम जोन्स किससे संबंधित है? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से। आते हैं अगले प्रश्न पे।
भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? प्रश्न बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, इसको बाकायदा मैपिंग करके आप लोगों को बताया है। इसका जवाब आप तो जरूर दें, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 का जवाब कमेंट में जरूर देंगे आप लोग। सही इसका जो विकल्प है क्या है? ए मैथिली, बी अपभ्रंश, सी तमिल, डी तेलुगु। यहाँ देखिए प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषा, तुम ऐसे भी समझ लो कि जो मध्य आर्य भाषा है, ठीक है, और आधुनिक आर्य भाषा, दोनों के बीच की कड़ी कौन है? ठीक है, तो आपको हिंट्स दे रहे हैं। जो मध्य आधुनिक आर्य भाषा की तीसरी कड़ी है, वही आपकी आधुनिक आर्य भाषा की कड़ी जो है वो जुड़ती है। विकल्प कौन इसमें सही हो जाएगा? डी अपभ्रंश। ठीक, जब हम भाषा के विकास की बात करते हैं तो हम 3 जो है वो लेवल में हम उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहला क्या है? प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं। दूसरा है इसका मध्य आर्य भाषा, और अगला है तीसरा आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, अब प्राचीन आर्य भाषा में हम किसका पढ़ते हैं? संस्कृत का। संस्कृत जिसमें लौकिक और वैदिक दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, मध्य आर्य भाषा में क्या पढ़ते हैं हम? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक, आधुनिक आर्य भाषा में क्या पढ़ते हैं हम? आधुनिक हिंदी। अब इस जो विकल्प दिया है, इसके हिसाब से विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी। अगर अपभ्रंश ना होकर के अवहट होता या अपभ्रंश ना होकर के पुरानी हिंदी होता तो विकल्प क्या सही हो जाता? पुरानी हिंदी, अपभ्रंश और अवहट, इन सभी को प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 19। ठीक है, आज हम ये प्रश्न इतना हमने सॉल्व किया। बाकायदा हर फेज पे बातचीत कर आपने कर ली है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रैक्टिस के लिए हम पढ़ा रहे हैं। आप अपना आकलन करें कि अब आपने तैयारी कितनी कर ली है। आप फ्री हैं कि आप हमसे डिस्कस कर सकें, हमारे क्लास को ज्वाइन करें, और कोई भी चीज़ उसमें क्लास में ऐसी कोई चीज़ आपकी नहीं छूटेगी जो आपकी तैयारी में रह जाए। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी करना होगा। आपको रोज़ हम प्रैक्टिस सेशन, हमने जैसे कहा कि हम 7 बजे रोज़ हिंदी साहित्य का और 2 बजे दोपहर के रोज़ जीएस का सेशन लेकर के आएंगे। आप रेगुलर देखेंगे, कमेंट्स करें उसमें, और आपको और क्या उसमें से लेवल कुछ चाहिए या फिर कुछ और आप चाहते हैं कि इस पे भी प्रैक्टिस सेशन हम चलाएं, तो सभी आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ऑलरेडी हमारे दिया हुआ है। आप 94 50 40 39 52 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में हमेशा हम अपने लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देते रहते हैं। तो तैयारी करते रहिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।